हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। क्या टॉपिक है आज हमारा कि आज हम रियल एनालिसिस पढ़ेंगे जिसमें कंप्लीट थ्योरम और रिजल्ट्स पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक क्यों लेना पड़ा वो सब आपको पता ही है कि कल हमारा जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ है वो किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैक्सिमम उस पेपर में सारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आया पता है, मीन्स या तो थ्योरम बेस्ड है, रिजल्ट बेस्ड है। और वो जो थ्योरम्स और रिजल्ट थी वो भी हम MSc के टॉपिक्स में पढ़ते हैं। कहीं कहीं स्टेट में उन टॉपिक्स को BSc की बुक्स में भी पढ़ाया जाता है। इस वजह से इस एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी BSc में होती है एंड रियल एनालिसिस भी BSc में होती है। तो हम उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स ना बोल के हम उसको ग्रेजुएशन लेवल ही बोलेंगे। तो बस हम ये बोल सकते हैं कि आपके ग्रेजुएशन लेवल से कम नहीं तो 50 to 60% मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जस्ट उल्टा कर दिया। ये जो वेटेज 11th-12th का होता था वो तो उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का कर दिया। ठीक है, अब जो भी हुआ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पेपर जो हो गया तो हो गया, हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अब ये जो टॉपिक्स हैं ग्रेजुएशन लेवल को उसको ये जो बचा हुआ हमारा टाइम है उसमें कंप्लीट कर लें। तो अब मेरा मोटिव यही है कि ये जो आपको बचा हुआ टाइम है 4, 5, 6 जितने भी दिन हैं उसमें हम ये मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर दें, जिसमें मैं केवल आपको रिजल्ट्स और थ्योरम बताऊँगी। क्या होता है बेसिक, क्या नहीं होता, वो सब मैं मान के चलूँगी आपको आता है। और नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टाइम अब नहीं है हमारा कि हम उस टॉपिक के बेसिक को पढ़ने बैठें इस टाइम पे। ठीक है ना, तो मैं जितना पढ़ा रही हूँ आप उस पर ध्यान देना अच्छे से। उन सभी रिजल्ट्स और थ्योरम को लर्न कर लेना और कोशिश ये करूँगी कि इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ टेलीग्राम चैनल पे। जितने पॉसिबल होंगे उतना मैं कर सकती हूँ आपके लिए। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस और सीरीज में ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है BSc लेवल की। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे मैंने एक शब्द काम में लिया है एवरी का मीनिंग जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगी वो सारे के सारे क्या होंगे, बाउंडेड होंगी। ठीक है ना, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो अब कन्वर्स ट्रू नहीं है तो व्हाट इज़ द कन्वर्स स्टेटमेंट? इट्स कन्वर्स स्टेटमेंट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज़ नॉट नेसेसरली कन्वर्जेंट। यानी अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो ज़रूरी नहीं है कन्वर्जेंट, तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो सारे के सारे क्या होंगे, बाउंडेड होंगी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं थ्योरम में बस वो यही याद रखनी होती हैं। वहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगा वो इसी से घुमाएगा आपको। यहाँ एवरी लिखा होगा या फिर लिखेंगे सम कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर बाउंडेड, या फिर कुछ और भी आपको गिवन है कि कन्वर्स भी ट्रू होगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। इस तरीके से ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं यहाँ पे सीक्वेंस पे बेस्ड। इसको लर्न कर लेना कि जितनी भी सीक्वेंस होती हैं, जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं सारी बाउंडेड होती हैं, बट सारी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ये एग्जांपल है यहाँ पे। नंबर 1 कि एक मैंने यहाँ पे सीक्वेंस कंसिडर की जिसमें एलिमेंट जो होगा यानी जो उसका जो nth टर्म है वो है -1 की पावर n। अब n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जब आप इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुट करेंगे तो आपको सीक्वेंस की टर्म्स मिलती जाएंगी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो जब आप इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे +1 तो ये मिलेगा -1। जब 2 पुट करेंगे तो 1, 3 पुट करेंगे जब -1, 4 पुट करेंगे 1। डेट में जो सारी टर्म्स होंगे वो -1 + 1 -1 + 1 ही मिलती जाएंगी आपको। ठीक है ना। सो इसका मीनिंग है कि ये जो सीक्वेंस है वो -1 और 1 के बीच में बाउंडेड होगी। तो यहाँ तो हो गया कि बाउंडेड सीक्वेंस हो गया दिस वन। ठीक है ना। बट जब आप इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट का मीनिंग इस पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दीजिए। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये n यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर ये यहाँ पे 2 केस में कन्वर्ट हो जाएगा कि अगर n ऑड नंबर होगा तो ये हमेशा क्या देगा, -1 देगा, और अगर n इवन नंबर होगा तो ये हमेशा क्या देगा, 1 देगा। तो दैट मीन यहाँ पे सीक्वेंस की लिमिट आपको क्या मिल रही है, 2 अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं। और ये यहाँ पर डेफिनेशन होती है कि जो सीक्वेंस होती है अगर वो कन्वर्जेंट हो
तो फिर वो यूनिक लिमिट पर हमेशा कन्वर्जेंट होती है। वो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक और रिजल्ट वो मैं आगे बताऊँगी। तो इसका यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट होता है कि अगर सीक्वेंस की जो लिमिट है वो आपको अलग अलग मिलती है, दैट मीन दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। अब रिजल्ट क्या है इसके लिए कि अ सीक्वेंस एन इज़ कन्वर्जेंट। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन इट हैव यूनिक लिमिट पॉइंट, दैट मीन इट हैव यूनिक लिमिट। अगर कन्वर्जेंट है तो यूनिक का मतलब उसकी केवल एक ही लिमिट होगी, एक से ज़्यादा लिमिट नहीं होगी। अगर एक से ज़्यादा लिमिट होती है देन द सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। सो इस वजह से यहाँ पे इसकी आपको 2 लिमिट्स मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि ये यहाँ पर कन्वर्जेंट तो नहीं है बट बाउंडेड है। तो फिर ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो वेरीफाई होता है कि अब बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरली कन्वर्जेंट। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है और ये रिजल्ट है यहाँ पर कि इफ़ सीक्वेंस एन इज़ कन्वर्जेंट, यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर इट्स लिमिट इज़ यूनिक, तो फिर इसका जो लिमिट होगा वो यूनिक होगा। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कुछ और रिजल्ट्स एंड थ्योरम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब जो सबसे पहले ये जो वर्ड है मोनोटोनिक, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू बता रखा है कि अ सीक्वेंस विच इज़ आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और कांस्टेंट, यानी ऐसी सीक्वेंस जो या तो कन्वर्जेंट होती है या फिर डाइवर्जेंट होती है या फिर कांस्टेंट होती है। इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं उसे मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। अब ये जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस, ये होते क्या हैं, तो इसको मैं एक सिंपल यहाँ पे ब्रीफ में बता रखी हूँ कि क्या होती है ये, कि कब हम एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, जब हम इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे और वो लिमिट आपको एक यूनिक नंबर मिल जाए, फाइनाइट भी मिल जाए, साथ में यूनिक नंबर मिले, तो फिर हम उसको बोलेंगे इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 1/n। 1/n की जब लिमिट फाइंड करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये क्या मिलेगा आपको, लिमिट 0 फाइनाइट भी है और यूनिक नंबर भी है, तो इस वजह से हम इसको बोल देंगे इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब कब कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है कि जब आप इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करेंगे और वो लिमिट आपको +∞ या -∞ मिल जाए, तो फिर उस केस में हम उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एग्जांपल n, दैट मीन जब हम इसके यहाँ लिमिट फाइंड करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो ये आपको मिलेगा इन्फिनिटी, मीन्स इट इज़ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है ना, या तो +∞ मिल जाए या -∞ मिल जाए, दोनों केस में आप बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और फिर थर्ड टाइप होती है ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस का मीनिंग होता है कि जब आप सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करते हैं और वो यूनिक नंबर नहीं मिलता है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि दिस सीक्वेंस इज ए ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। वो ऑक्सीलेट करेगी उन नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है -1 की पावर n। जस्ट अभी हमने देखा था कि इसकी जब आप लिमिट फाइंड कर रहे थे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर an की, तो वो आपको 2 नंबर मिले थे -1 एंड 1। सो -1 और 1 ये दोनों यहाँ पे डिफरेंट नंबर है, दैट मीन दिस सीक्वेंस an ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1। ये यहाँ पे सीक्वेंस बन जाएगी ऑक्सीलेटिंग। और जो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है, अब कांस्टेंट सीक्वेंस जैसे कि यहाँ पर ने बोला क्या है k, ठीक है ना। अब k मीन्स इसकी जो nth टर्म है वो k के इक्वल है और ये जो n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। सो दैट मीन्स जब आप सीक्वेंस की टर्म्स लिखेंगे a1 इक्वल टू कितना आएगा, ये भी k के इक्वल, a2 कितना, ये भी k के इक्वल, अप टू इन्फिनिटी सारी की सारी टर्म किसके इक्वल होंगे, k के इक्वल। तो दैट मीन अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स इक्वल हो तो फिर ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। तो ये तो हो गया सीक्वेंस के यहाँ पे कि ये जो हम टर्म यूज़ लेंगे इनका मीनिंग क्या है, वो मैंने एक यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। अब आते हैं हम कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है उसमें हम क्या बोलते हैं कि ये 4 टाइप्स होती हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। जब भी ये शब्द जुड़ा हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे सीक्वेंस की टर्म बढ़ती जाएगी हमेशा, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दैट में हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं सीक्वेंस की टर्म्स भी आगे इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसा केस में हम बोलते हैं इट इज़ ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन ये होती है
ये भी इजीली एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और ये 4 ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन होता है। किसके बीच में? एक्सन और एक्सन+1 कि जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे टर्म्स इंक्रीज होंगी। और इसका मीनिंग है कि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे टर्म्स इंक्रीज तो होंगी सही, बट बीच में कोई टर्म्स क्या होंगी? इक्वल भी होंगी। बीच में कोई टर्म्स इक्वल भी होंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, फिर वापस से 3 आ गई 2-3 टर्म्स, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर उसके बाद वापस से 5 आ गई, फिर 6, यानी टर्म्स बढ़ तो रही हैं बट बीच बीच में कुछ टर्म्स आपस में क्या आ रही है? इक्वल भी आ रही है। तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। फिर उसके बाद आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे सीक्वेंस की टर्म कम होती जाएंगी, कि जैसे कि ये 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है, तो हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे सीक्वेंस की टर्म क्या हो रही है? छोटी होती जा रही है। और अगर कोई भी टर्म आपस में इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और अगर बीच में कोई ना कोई टर्म्स आपस में इक्वल आ जाती हैं तो हम बोल देंगे उसको मोनो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको ये डेफिनेशन याद रखना। डायरेक्ट ऑप्शन में आएंगे तो यही ऑप्शन आपको मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, अब कुछ और रिजल्ट्स और थ्योरम देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट मेंशन कर रखे हैं। दैट मीन जैसे आपके थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ मेंशन कर रहे हैं। 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मेन तो ये है कि अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इस दैट, तो वो कंडीशन क्या है कि इट इज़ बाउंडेड एंड हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि necessary and the sufficient condition for a convergence of monotonic sequence is number 1 it must be bounded and number 2 it had a unique limit point। कि 2 चीज़ यहाँ पे फुलफिल होंगी तो फिर यहाँ पे ये जितनी भी मोनोटोनिक सीक्वेंस होंगी वो कन्वर्जेंट होंगी। ठीक है ना, और नेसेसरी सफिशिएंट का मतलब है कि दोनों साइड से ट्रू होगा, कि ये कंडीशन इसको इम्प्लाइज करेगी और ये कंडीशन इसको इम्प्लाइज करेगी। ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस मीन्स बाउंडेड एंड हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। अब एक यहाँ पर मैंने बाय नेम थ्योरम है उसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। अब यदि ये बाय नेम थ्योरम है तो दैट में ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम। फिर ABCD 4 ऑप्शन कि इनमें से कौन सा बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो अभी छोटा सा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं उनका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है। तो ये जो वर्ड है जिस पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो याद रखना, एटलीस्ट। ठीक है ना, कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो। और एवरी, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि सभी बाउंडेड सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट होगा कम से कम। तो ये बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम का स्टेटमेंट है। फिर ये जो नंबर 1 थ्योरम है उसी के कोरोलरी पार्ट है। यहाँ तो हमने बोला कि कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक मैंने अभी जस्ट बताया था कि ऐसी सीक्वेंस जो या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या कांस्टेंट है, तो फिर ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है ना, अब इस मोनोटोनिक को मैंने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। दिस वन कि नेसेसरी इन द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट। तो अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी। कब होगी? इज दैट इट इज़ बाउंडेड। तो बाउंडेड तो यहाँ पे भी था कि इट इज़ बाउंडेड, एंड इन दैट केस यहाँ पे क्या बोला था? हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। बट जब यहाँ पर लिमिट निकालेंगे तो वो जो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा वो होगा सुप्रीमम ऑफ AN। तो वो इस सीक्वेंस के सुप्रीमम के इक्वल होगा।
तो ये आपको ये देखना होगा वहाँ पे स्टेटमेंट में कि कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस, कि यदि मोनोटोनिक को डिफाइन नहीं किया गया है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, तो ये दो स्टेटमेंट होंगे कि इट इज़ बाउंडेड एंड हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। बट यदि उसको स्पेसिफाई कर दिया कि जो मोनोटोनिक है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो फिर बाउंडेड तो होगा ही होगा, और साथ में जो लिमिट होगी वो सुप्रीमम ऑफ एन के इक्वल होगी। और अगर जो मोनोटोनिकली सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और तो डिक्रीजिंग के साथ साथ वो बाउंडेड तो होगा ही होगा, बट उसका जो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा वो इन्फीमम ऑफ, ऐसा बोलते हैं इन्फीमम ऑफ ए एन। तो ये होता है सुप्रीमम और इसे बोलते हैं इन्फीमम ऑफ ए एन। तो बस ये दो वर्ड्स आपको याद रखने होंगे, ये इसी का कोरोलरी पार्ट बोलते हैं हम इसको, कि अगर थ्योरम है तो इसके सब थ्योरम है। तो मेन स्टेटमेंट तो यही है हमारा फर्स्ट वाला। तो ये डायरेक्ट 4 थ्योरम्स के स्टेटमेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस के हम कुछ अलजेब्रा देखते हैं। अलजेब्रा मीन दो सीक्वेंस को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। तो यहाँ पे गिवन है कि दो सीक्वेंसेस हम कंसिडर करते हैं ए एन और बी एन। कोई भी दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है ना। नंबर 1 दोनों कन्वर्जेंट होनी चाहिए और दोनों कन्वर्ज करेंगे किसी न किसी लिमिट पॉइंट पे, तो माना वो लिमिट एल और एम है। तो ए एन की लिमिट तो एल है और बी एन की लिमिट क्या है, एम है रेस्पेक्टिवली। देन नंबर 1 है कि यदि दोनों सीक्वेंस को आप प्लस करते हैं तो उनके लिमिट्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। दोनों सीक्वेंस को माइनस करते हैं और उसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो दोनों की जो लिमिट्स है वो भी आपस में माइनस हो जाएंगी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट भी मल्टीप्लाई होंगी, डिवाइड करेंगे तो लिमिट भी डिवाइड्स हो जाएंगी। बट कंडीशन अप्लाई है कि जो बी एन की लिमिट है वो कभी भी फिर 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 होगी तो फिर आप ये वाला केस अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा लगाने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है हमारे पास कि नंबर 1 दोनों सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट होगी तो उनकी कोई ना कोई वहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, तो वो लिमिट हमें गिवन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा थी यहाँ पर लिमिट्स की। अब उसके बाद नंबर 5 में हमने एक थ्योरम लिखी हुई है जिसका स्टेटमेंट लिख दिया केवल कि अगर दो सीक्वेंस हैं और उनमें ये रिलेशन है कि पहली सीक्वेंस दूसरी सीक्वेंस से लेस देन या इक्वल टू है, ठीक है ना। ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी एन। सो वहाँ पे रिजल्ट होगा कि उनके जो लिमिट्स होंगे उनमें भी रिजल्ट होगा कि एल इज़ लेस देन इक्वल टू एम एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड नंबर 6 थ्योरम है जिसको भी हमने यहाँ पे एडिटेड डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि इफ़ द सीक्वेंस ए एन इज़ कन्वर्जेंट, यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन उसकी जो मोड सीक्वेंस होगी, यानी सभी टर्म्स का मोड ले लीजिए, नेगेटिव टर्म्स को भी पॉजिटिव बना दीजिए, तो जो आपको न्यू सीक्वेंस मिलेगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, यानी अगर मोड सीक्वेंस यहाँ पर कन्वर्जेंट होगी तो फिर सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो ये केवल स्टेटमेंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। आप चाहें तो इनको लर्न कर लेना डायरेक्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ कोशी सीक्वेंस। ये जो कोशी सीक्वेंस होती है ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है कि क्या होती है कोशी सीक्वेंस। तो वो चीज़ तो हम नहीं देख रहे हैं, बस स्टेटमेंट याद रखना कि जितनी भी और एवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कोशी सीक्वेंस होंगे। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स क्या बनेगा कि जितनी भी कोशी सीक्वेंस है कि एवरी कोशी सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कोशी होंगी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो CGT होगा वो तो इम्प्लाइज करेगा कोशी को, बट जो कोशी है दिस इज डजेंट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। आप ऐसे याद रख सकते हो इन शॉर्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1/n ये यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज हो रही है 0 पे, तो ऑटोमेटिकली ये जो सीक्वेंस है वो कोशी बन गई कि दिस सीक्वेंस इज कोशी। तो अगर किसी सीक्वेंस को कोशी चेक करना है तो दैट में आप उसको चेक कर लीजिए कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। कन्वर्जेंट है तो आप डायरेक्ट बोल देंगे येस इट इज़ कोशी। ऐसे ही ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1 + 1/n की पावर n। ये हम जानते हैं सब कि इसकी लिमिट क्या होती है, e के इक्वल, और ये यूनिक लिमिट है। तो ये यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, दैट मीन दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कोशी सीक्वेंस।
तो जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे सारे के सारे क्या बन जाएंगे, कॉची सीक्वेंस। तो ये हमारे अनदर थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब ये जो सीक्वेंस वाला टॉपिक है बस ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ और रिजल्ट्स है वो नेक्स्ट पेज में बता के फिर मैं सीरीज स्टार्ट करूँगी, जिसमें से कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ऑक्सीलेटिंग सीरीज, ये सब हम पढ़ेंगे, जिस पे बेस्ड इस पर क्वेश्चन भी आए थे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे। तो देखेंगे पहले एक बार सीक्वेंस का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी हम एक इसमें कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ऐसे हमारे पास कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट फिर से मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। तो नंबर 1 है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है ना, सब सीक्वेंस यानी सीक्वेंस में से ही आपको कुछ एलिमेंट्स लेने होंगे और वो बन जाएंगे सब सीक्वेंस। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल मेंशन करूँ, सपोज यहाँ मेंशन करते हैं कि ये सीक्वेंस है हमारे -1 की पावर n। ठीक है ना, अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक तो इवन टर्म्स, एक और टर्म्स, -1 की पावर 2n, और एक ये बन जाएगी सीक्वेंस -1 की पावर 2n + 1। तो ये इसी सीक्वेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इवन टर्म्स को अलग कर दिया और टर्म्स को अलग कर दिया, तो ये इसके बन जाएंगे सब सीक्वेंस। इस पे बेस्ड यहाँ पे रिजल्ट है सब सीक्वेंस पे कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, यानी जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होती है, ये यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस थी, हमने चेक किया था -1 से +1 के बीच में बाउंडेड थी, हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो इस केस में अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी फिर जो सब सीक्वेंस होंगी वो कन्वर्जेंट होंगी। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इसकी दो सब सीक्वेंस है, तो जब इसको ओपन करेंगे आप तो सारी टर्म्स इसकी तो क्या आएंगी 1 1 1 आएंगी। अगर सारी टर्म्स 1 1 1 हैं तो ये जो सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज होगी, 1 पे कन्वर्ज होगी। ऐसे ये जो सीक्वेंस है इसके सारी टर्म्स क्या आएंगी -1 -1 -1 आएगी। तो अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स एक जैसी हैं तो वो क्या होती है, कांस्टेंट सीक्वेंस। अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तो वो उसी नंबर पे कन्वर्ज करती है जो नंबर यहाँ पे डिनोट हो रहा होगा। तो यहाँ पर 1 है तो 1 पे कन्वर्ज करेगी, यहाँ -1 है तो -1 पे कन्वर्ज करेगी। तो ये इस एग्जाम्पल से आप इस स्टेटमेंट को इजीली समझ सकते हो कि जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती है हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। और अगेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है एवरी, कि सभी बाउंडेड सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगी। ओके, अब नंबर 2 है यहाँ पर कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, कि जितनी भी कॉची सीक्वेंस होंगी, फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एवरी, सभी के सभी जो कॉची सीक्वेंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगी, बाउंडेड होंगी। ठीक है, तो याद रख सकते हैं, सिंपल छोटे छोटे स्टेटमेंट है। फिर नंबर 3 है कि कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो जिनके मैं नाम मेंशन कर रही हूँ उन्हें बोलते हैं बाय नेम थ्योरम। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो कॉची सीक्वेंस है उसकी डेफिनेशन को भी शो कर रहा है कि वो उसकी डेफिनेशन भी है और एक नाम भी है थ्योरम का कि कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। क्या जनरल प्रिंसिपल होता है कॉचीज का, तो वो प्रिंसिपल ये है कि द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस an टू कन्वर्जेंट। तो अगर अपन यहाँ एक्सन लिया है तो अपन यहाँ पे भी सीक्वेंस को लेंगे xn। ठीक है ना, तो अननेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सीक्वेंस xn टू बी कन्वर्जेंट इज़ कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 एंड p, यानी दो नेचुरल नंबर्स ऐसे आपको मिल जाने चाहिए। देयर एग्जिस्ट का मीनिंग एग्जिस्ट करेंगे ऐसे कोई दो नेचुरल नंबर्स n0 एंड p सच दैट xn + p - xn, कि सीक्वेंस की इस टर्म में से यदि सीक्वेंस की ये टर्म आप माइनस करेंगे तो दिस डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। कब होगा, जब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो अब ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है, हो सकता है अभी आपको डेफिनेशन शायद समझ में नहीं आए हो, क्योंकि ये जो थ्योरम है इन सब के प्रूफ होते हैं और इनके बेस्ड एग्जांपल्स होते हैं। तो जब हम प्रूफ और एग्जांपल करते हैं तो फिर ये क्लियर होती हैं चीज़ें, तो समझ में आए तो ठीक है। बट अभी आप एग्ज़ाम के लिए आप क्या करना कि इन सभी थ्योरम के स्टेटमेंट को लर्न कर लेना जितना आप कर सको। और अगर आपको आता है, थोड़ा बहुत आपने बीएससी में पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो अगेन वापस देखते हैं कि कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। इसमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी किसी सीक्वेंस के लिए जो कि कन्वर्जेंट बनेगी। कब बनेगी, जब ये डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट होगी।
कब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए दो नेचुरल नंबर्स कोई भी n0 np आपको ऐसे मिल जाएंगे सच दैट कि xn प्लस p माइनस xn का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। कब होगा? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 एंड p बिलोंग्स टू n के लिए। दिस इज कॉची जनरल प्रिंसिपल। ओके, अब नंबर 4 है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अब कॉचीज की फर्स्ट थ्योरम क्या होगी? इसका स्टेटमेंट सिंपल सा है कि यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है और किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है देन तो फिर इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी, किस टाइप की? a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n, तो वो सीक्वेंस भी l पे ही कन्वर्ज होगी। तो कईयों बार आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं कि ये सीक्वेंस आपको दे दी जाती है और इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करें। तो जब भी आप इस टाइप की कोई सीक्वेंस देखें जिसमें सीक्वेंस के n टर्म्स ऐड होकर अपॉन n हो रहा है, तो आप ये जो लास्ट टर्म है an, इसकी यहाँ पर लिमिट फाइंड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जो लिमिट यहाँ मिलेगी वही इस पूरी सीक्वेंस की लिमिट होगी। तो ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है कोशिश फर्स्ट टर्म ऑन लिमिट, अगेन बाय नेम है तो स्टेटमेंट ये होगा। और अगर एग्जांपल आता है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि कैसे फाइंड करना होगा। इसका आपको लिमिट निकालनी होगी तो इस कंप्लीट के आपको लिमिट मिल जाएगी। क्लियर? अब कुछ और इसी टाइप से रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, अब जो नंबर 5 है ये है हमारा कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। जो नंबर 4 था वो था कॉचीज फर्स्ट थ्योरम और ये है यहाँ पे हमारा कॉचीज सेकंड थ्योरम। क्या बोलता है इसमें कि इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू l देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 इंटू x2 अप टू xn की पावर 1/n। तो अगर सीक्वेंस की n टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 xn फिर इसके पावर 1/n लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? तो इसकी भी लिमिट क्या आएगी? l के इक्वल। ठीक है ना? तो जो फर्स्ट जो 4 और 5 है दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो फर्स्ट थ्योरम है उसमें तो लिखा हुआ am अरिथमेटिक मीन, इन सभी टर्म्स को आप ऐड करके n से डिवाइड कर रहे हैं। और जो सेकंड थ्योरम है उसमें क्या लिखा हुआ है? इन सब का gm ज्योमेट्रिक मीन, सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/n लगा रहे हैं। तो अगर सीक्वेंस की n टर्म की लिमिट l है तो उसकी जो अरिथमेटिक मीन होगा n टर्म्स का उसकी लिमिट भी सेम होगी। तो वो तो होगी फर्स्ट थ्योरम। और सेकंड थ्योरम में क्या है कि जो सीक्वेंस की n टर्म की जो लिमिट है वो l है तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा n टर्म्स का उसकी लिमिट भी क्या होगी? सेम होगी। ये होगी हमारी सेकंड थ्योरम। ठीक है ना? आप ऐसे याद रख सकते हो इसे। अब नंबर 6 है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn इक्वल टू l देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की पावर 1/n की लिमिट होगी l। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें तो n टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई और पावर 1/n, इसमें nth टर्म की पावर 1/n लगा के आपसे लिमिट पूछी गई है कि इसकी लिमिट क्या होगी? तो वो लिमिट भी l होगी। l कैसे फाइंड करेंगे? आप इससे फाइंड करेंगे कि xn प्लस 1/xn को डिवाइड करके लिमिट निकालेंगे तो जो इसकी लिमिट मिलेगी वही इस सीक्वेंस की लिमिट होगी। अब इस नंबर 6 पे बेस्ड मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है सिंपल सा कि आपसे बोला जाए कि n की पावर 1/n की लिमिट फाइंड करें। तो ये वाली जो टर्म है ये वाली जो सीक्वेंस है वो इस फॉर्म में आपको दिख रही है। तो अगर इस फॉर्म में नज़र आ जाए तो दैट मीन्स आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसकी nth टर्म लिख दीजिए, इसकी n प्लस 1 टर्म लिख दीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। किसको? xn प्लस 1 अपॉन xn को। इसकी लिमिट फाइंड करेंगे 1 मिलेगी। सो इस सीक्वेंस की लिमिट भी किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल। इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट नंबर 2 एग्जांपल है, ये आपसे बोला गया है कि इस टाइप के सीक्वेंस की लिमिट बताएं। तो जैसे ये सीक्वेंस देखा तो आपको माइंड में आ जानी चाहिए कोशिश फर्स्ट थ्योरम कि n टर्म्स को ऐड करके अपॉन n कर रखा है। तो ऐसा केस है तो फिर आप ये जो nth टर्म है इसकी लिमिट फाइंड कर लीजिए। इसकी लिमिट जैसे अभी अपन ऊपर फाइंड की वो है 1, तो इस पूरी सीक्वेंस की लिमिट भी क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल। फिर नेक्स्ट नंबर 3 है कि n फैक्टोरियल की पावर 1/n, इसकी लिमिट आपसे पूछी गई है। तो ये हमारा इस टाइप के सीक्वेंस गिवन है। तो यहाँ पे आप xn देखेंगे, xn क्या है? n फैक्टोरियल। फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे xn प्लस 1/xn। तो ये xn प्लस 1/xn, n प्लस 1 अगर आप बाहर लेंगे तो n फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस 1 पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर नंबर 4 है कि हमसे बोला गया है कि आप इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करें। तो ये सीक्वेंस है तो ये किस फॉर्म में है?
फिर से आप देखेंगे तो ये नंबर 6 फॉर्म की है हमारे पास। तो इसमें से आप एक्सन निकाल लेंगे जो कि ये होगा n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे xn प्लस 1। तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है आपको वहाँ n प्लस 1 कर दीजिए। फिर अपॉन करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। अब इसमें से n प्लस 1 बाहर लेंगे तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये जो n प्लस 1 बाहर लिया था वो इस पावर से कैंसिल। तो फाइनली क्या बचेगा, n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n। वो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस n को भी डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म मिलेगी आपको। और ये हम जानते हैं स्टैंडर्ड लिमिट है जो कि e के इक्वल होता है। सो अगर इसका आंसर e मिला है तो इस सीक्वेंस का आंसर भी क्या होगा हमारे पास, e के इक्वल। तो ये हमारे पास आंसर होंगे। तो इस तरीके से ये जो मैंने यहाँ पे 5 या 6 रिजल्ट लिखे हैं सीक्वेंस पे, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल तो किस तरीके से आ सकते हैं जनरली, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए कुछ 3-4 एग्जाम्पल। बाकी तो आपका जो एग्ज़ाम का भी इस बार जो पैटर्न चल रहा है इन दिनों में, वो ये चल रहा है कि आपको डायरेक्ट थ्योरम या फिर रिजल्ट पूछे जा रहे हैं। तो उस केस में तो आपको ये जो थ्योरम्स के स्टेटमेंट में यहाँ पे बता रही हूँ वो एज इट इज़ याद रखने होंगे। याद करने के लिए आप ये करना कि आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना और उनको लर्न करना 1-2 बार, तब जाके ही ये याद होंगी। सारे रिजल्ट्स क्या सिमिलर है, एक जैसे ही हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए आप इनको 2-3 बार याद करना, देखते रहना और एग्ज़ाम टाइम में भी इनको देख के जाना कि कौन सा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ठीक है ना। अब ये हमारा सीक्वेंस वाला टॉपिक तो कंप्लीट होता है जितना बीएससी में था। एमएससी में भी यही चीज़ें हैं बट इनकी कुछ एडवांस लेवल है, तो बट आपको बीएससी लेवल ही पूछा जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली। तो बीएससी में जितनी सीक्वेंस से रिलेटेड रिजल्ट्स और थ्योरम थे वो मैंने आपको सब यहाँ पर करवा दी। अब हम चलते हैं सीरीज टॉपिक पे, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारा सीरीज का पहला टॉपिक है और यही टॉपिक हमारा सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से पूछे जाते हैं। क्या कंडीशन है यहाँ पे, ये कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, यानी ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये कब कन्वर्जेंट होगी उसके लिए नेसेसरी कंडीशन मीन्स ये कंडीशन इम्प्लाइज तो करेगी बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि कभी इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होगी इस लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन इज मस्ट बी 0। अगर सीरीज आपको गिवन है और सीरीज के लिए बोला गया है आपको कि कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर 100% इसकी जो nth टर्म होगी उसकी लिमिट क्या मिलेगी आपको, 0 के इक्वल, नंबर 1। बट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है, दैट मीन दिस कंडीशन इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। तो अगर किसी अगर किसी सीरीज का जो nth टर्म आपको गिवन है और उसकी जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है, देन दिस कंडीशन डजंट इम्प्लाइज कि सीरीज इज कन्वर्जेंट। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जांपल आपके ले लूँ यहाँ पे कि सपोज आपको एक सीरीज गिवन है 1/n और आपसे पूछा जाए कि इसकी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करके बताएं। और अगर आप चेक करेंगे इस मेथड से कि लिमिट आप चाहें, आप सोचेंगे इसकी लिमिट फाइंड करके देख लें अपन और लिमिट आपको मिल रही है 0, अगर लिमिट 0 मिल रही है तो आप बोल देंगे कन्वर्जेंट है। बट नहीं, ये नहीं बोलता कि अगर nth टर्म की लिमिट 0 के इक्वल है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी ही सही। नॉट नेसेसरी, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, बट 100% श्योर नहीं है कि कन्वर्जेंट होगी। बट यहाँ तो 100% श्योर हम बोल सकते हैं कि यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर उसकी nth टर्म की लिमिट हमेशा और हमेशा 0 के इक्वल मिलेगी। हम तो ये जो स्टेटमेंट है वो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि सीरीज गिवन है nth टर्म की लिमिट निकालेंगे 0 मिलती है, देन दिस कंडीशन डजंट इम्प्लाइज इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ नोट लगा के लिख रखा है कि अगर आपने nth टर्म की लिमिट निकाली वो 0 नहीं मिलती है, इफ़ द लिमिट ऑफ nth टर्म इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आप कह सकते हो कि दिस सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। तो फिर उस केस में तो हम डाइवर्जेंट बोल देंगे, बट अगर 0 आता है तो हम नहीं बोल सकते कन्वर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे अपन ने ये सीरीज गिवन है 1/n इंटू n+1, तो जब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो 1/n इंटू n+1 इन्फिनिटी अप्लाई करने पे ये तो क्या आ जाएगी 0 के इक्वल। अब 0 आ रही है तो ये वाला केस है कि इफ़ इट इज़ 0 देन वी कांट से द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट।
तो दैट में हम यहाँ पर नहीं बोल सकते अभी इस तरीके से चेक करने पर कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। हमें अब आगे इसको चेक करना होगा, जो भी और भी इसके टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या टेस्ट है वो तो मैं अभी बताऊँगा, बट अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते सीरीज के बारे में कि इट इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। बट इसके लिए हम ज़रूर बोल सकते हैं, ये जो लिमिट है नंबर 2, यहाँ पे आपको गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर। अब जब इस n स्क्वायर की आप लिमिट फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। अब ये जो इन्फिनिटी है ये हम बोल देंगे कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है दैट मीन ये सिलेंडर क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे जब आप n को ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे तो n तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट क्या आएगी 1/√2। अब 1/√2 अगेन 0 के इक्वल नहीं है तो फिर आप यहाँ बोल देंगे कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट के लिए तो हम बता सकते हैं, बट कन्वर्जेंट के लिए हम इस तरीके से नहीं बता सकते कि आपने लिमिट फाइंड कर ली और 0 मिल जाता है, फिर हमें वहाँ चेक करना पड़ता है आगे। तो स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना। नेसेसरी कंडीशन होती है कन्वर्जेंस ऑफ इन्फिनिटी, क्या होती है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने। क्लियर? ओके। ये मैंने यहाँ पे इतना इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि अगेन मैंने बोला कि सीरीज इसी टॉपिक से स्टार्ट होती है और यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम बोल सकते हैं कि सब इम्पोर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट है सीरीज पे बेस। अब हम देखते हैं इसका नंबर 2। इसमें फिर अगेन बाय नेम है कि कोशिश जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कि कोशिश का जनरल प्रिंसिपल क्या होता है सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए। तो क्या जनरल प्रिंसिपल है वो देखते हैं। द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज समेशन un टू कन्वर्ज इज मीन्स, अब ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है कि एक ये जो सीरीज है समेशन un वो कब कन्वर्ज करेगी या कब कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी, जब किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए सच दैट जो नेचुरल नंबर आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टर्म्स लेनी um+1 + um+2 अप टू un। तो ये जो सारी टर्म्स हैं इनका जो सम है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m के लिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 2 रिजल्ट मैंने मेंशन किए हैं करा है अभी तो सीरीज के लिए। नंबर 1 नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड नंबर 2 कोशी जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अब इसी तरीके से हम इसके कुछ और रिजल्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे सीरीज से रिलेटेड। अब यहाँ पे सीरीज से रिलेटेड कुछ रिजल्ट आपको गिवन हैं, जैसे कि यदि 2 यहाँ पे सीरीज हैं वो दोनों क्या हैं, कन्वर्जेंट हैं, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पर क्या है, कन्वर्जेंट है un एंड bn। देन फिर 2 कन्वर्जेंट सीरीज को प्लस करो या माइनस करो, जो नई सीरीज आपको मिलेगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर? यानी 2 कन्वर्जेंट सीरीज है और दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो कन्वर्जेंट सीरीज ही मिलेगी। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कन्वर्जेंट और नॉट नेसेसरी, इसलिए वहाँ पर उनके लिए कोई रिजल्ट नहीं है। बट ये श्योर है कि दोनों का प्लस और माइनस हमेशा कन्वर्जेंट होगा जब दोनों कन्वर्जेंट है। फिर नंबर 2 है कि एक सीरीज तो कन्वर्जेंट हो जाए और एक सीरीज क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए। कोई सी भी एक, तो मैंने un को मान लिया कन्वर्जेंट है, vn को मान लिया मैंने डाइवर्जेंट है। तो फिर जब दोनों सीरीज को आप प्लस करोगे तो फिर जो न्यू सीरीज मिलेगी वो डाइवर्जेंट मिलेगी। तो ये इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में रिजल्ट बेस। तो याद रखना, एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो दोनों का प्लस भी डाइवर्जेंट होगा, और दोनों कन्वर्जेंट है तो प्लस और माइनस भी कन्वर्जेंट होगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर अगेन एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है सीरीज में, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। अब एक जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है इस तरीके से, यानी 1 + r+r² अप टू इनफाइनाइट टाइम, यानी इनफाइनाइट सीरीज होगी। तो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये कब कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सीडेट करेगी, उसके लिए नंबर 1 रिजल्ट है कि यदि r की जो वैल्यू है, मैं नंबर लाइन पे बताऊँ, यदि r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है ना। मोड r लेस देन 1 का मीनिंग है -1 से +1, बट इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, केवल ओपन इंटरवल -1 to 1, तो फिर सीरीज कन्वर्जेंट होगी हमेशा, ज्योमेट्रिक सीरीज नंबर 1। फिर अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अब r की वैल्यू 1 है या 1 से बड़ी है तो फिर सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। फिर नंबर 3 है कि यदि r की वैल्यू इक्वल टू -1 है, यानी ये वाला जो पॉइंट हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया था वो यहाँ कर दिया। अगर स्ट्रिक्टली हमसे बोला गया -1 है तो सीरीज क्या बनेगी, -1 की पावर n।
अब जब आप इस सीरीज को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, एक बार आपने क्या पुट किया, n बराबर 0, तो किसी के पावर 0 क्या होती है 1, n बराबर 1 -1 फिर +1 -1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये सीरीज का सम कभी तो 0 आए मिलेगा आपको, 1 + 1 अगर इवन टर्म्स होंगे तो 0 मिलेगा, और टर्म्स होंगे तो 1 मिलेगा। तो इसलिए ये कि 0 एंड 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं इफ़ r = -1 देन द सीरीज इज ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली, कि ऑक्सीलेट तो करेगी बट फाइनाइटली ऑक्सीलेट करेगी। एंड नंबर 4 है कि यदि r की वैल्यू लेस देन -1 है, अब इस साइड में है r की कोई सी भी वैल्यू, ठीक है ना, -1 से छोटी, तो फिर ऑक्सीलेट करेगी इनफाइनाइटली टाइम। जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये होगा -2 की पावर n, और n बराबर 0 to इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पावर बढ़ते लगाते जाएंगे तो 2 की पावर्स भी इंक्रीज होती जाएगी और वो कभी वैनिश नहीं होगी। सो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीलेट करेगी इनफाइनाइटली टाइम, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं, वो इसीलिए मैंने नंबर लाइन तो बताया कि -1 से 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट होगी, फिर 1 और 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट होगी। अगर स्ट्रिक्टली -1 है, केवल r = -1 है तो ऑक्सीलेट करेगी फाइनाइटली, और -1 से छोटी है वैल्यूज़ तो ऑक्सीलेट करेगी इनफाइनाइटली टाइम्स। अब उसके बाद नंबर 3 आती है हमारी पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज होती है कि 1/n की पावर p, तो यहाँ पावर p लगी होती है इसलिए इसको पी सीरीज टेस्ट कहते हैं। अब p पर कंडीशन अप्लाई है कि यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी कोई सी वैल्यू ले लीजिए आप, जैसे कि 3/2 है वो भी 1 से बड़ी है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ p greater than 1 दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट ऑलवेज। इसको हार्मोनिक सीरीज भी बोलते हैं कई बार, और इसको पी सीरीज भी बोलते हैं। और p की वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में है एंड इक्वल टू 1 भी है, इक्वल टू 1 का मीनिंग होगा 1/n टाइप की सीरीज, तो ये सीरीज हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, 1/√n है जैसे कि, तो ये कितनी वैल्यू n की पावर 1/2, जो कि 0 से 1 के बीच में, तो भी हम क्या बोलेंगे, ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट से भी डायरेक्ट आप बता सकते हो कोई सी सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होगी। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब कुछ और टेस्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट हमारा टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट जैसे नाम से पता लग रहा है कि कंपेयर करेंगे हम सीरीज में, तो इसके लिए हमें 2 सीरीज यहाँ पर गिवन है। सपोज दैट समेशन UN एंड समेशन VN बी 2 पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN = L आ जाए। यानी इन दोनों सीरीज को यदि डिवाइड करें और आपको कोई लिमिट की वैल्यू मिल जाए जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट है कि यदि ये जो VN वाली सीरीज है, ये समेशन UN तो आपको गिवन सीरीज होगी, और ये जो समेशन VN है ये हमें कंसिडर करनी होगी। तो ये जो हमने कंसिडर की है सीरीज, यदि वो कन्वर्जेंट है तो जो गिवन सीरीज होगी वो भी कन्वर्जेंट, और जो हमने कंसिडर की सीरीज वो आपको डाइवर्जेंट मिल जाती है, तो आप बोलेंगे समेशन UN भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इस वजह से इसे कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये जैसी होगा या इसका नेचर जैसा होगा, सेम नेचर दूसरी सीरीज का भी होगा। अब इसको मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है कि सपोज आपको बोला गया है कि ये जो सीरीज है इसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताएं, 1/n² + a²। तो इस टाइप की सीरीज को आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसमें से n² कॉमन लेंगे तो फिर ये जो वैल्यू है ये लिमिट अप्लाई करने पर 1 दे देगी, यदि n² को अपन हटा देते हैं कॉमन लेके। तो उसके लिए मैंने बोला कि ये तो क्या मान लिया मैंने, UN के इक्वल, और VN अगर इसमें से n² कॉमन लिया तो 1/n², उसको मैंने क्या मान लिया, VN के इक्वल। अब UN/VN करेंगे तो n² से n² कैंसिल, यहाँ बनेगा 1, ये बनेगा a²/n² जो कि 0 के इक्वल। तो फाइनली आपको लिमिट क्या मिल जाएगी, 1। अब 1 जो है यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, तो जैसे कि मैंने अभी बोला था कि ये लिमिट चाहे कुछ भी मिल जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, बस 0 नहीं मिलना चाहिए। तो फिर आप कंपैरिजन टेस्ट से बोल देंगे कि ये जो हमारी VN सीरीज है वो अभी जो हमने देखा था P सीरीज टेस्ट कि 1/NP, और P में यदि ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है तो फिर क्या होता है, कन्वर्जेंट। इसलिए हमने बोला कि हमेशा UN भी कन्वर्जेंट होगा। क्यों? क्योंकि 1/n² कन्वर्जेंट सीरीज है। तो
इस ऐसे हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं और होता क्या वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है आपके, और क्वेश्चन तो है ही सही इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है कोशिश nth रूट टेस्ट, जिसको आप केवल रूट टेस्ट भी बोलते हो। जैसा कि क्वेश्चन आ जाए आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट टेस्ट स्टेटमेंट, फिर 4 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें से कौन सा रूट टेस्ट है ये बताना है। तो रूट टेस्ट बताने के लिए आपको रूट टेस्ट पता तो होना चाहिए कि होता क्या है। और इसका दूसरा नाम ये भी है कोशिश nth रूट टेस्ट। क्या गिवन है कि अगेन एक पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज गिवन है, देन द लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un के पावर 1/n इज ऑलवेज इक्वल टू l। और इसके क्वेश्चन भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये टेस्ट लगाना होगा। जो nth टर्म है उस पे पावर 1/n लगा के फिर आप लिमिट अप्लाई करिए। लिमिट l मिलती है। अब l पे कंडीशन है कि l यदि आपको लेस देन 1 मिलता है तो फिर आप बोलेंगे सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है तो आप क्या बोलेंगे सीरीज डाइवर्जेंट है। और अगर l इक्वल टू 1 मिलता है तो फिर हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें आगे चेक करना पड़ेगा और भी। बट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पे तो आप बोल देंगे कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया है कि ये जो सीरीज है समेशन, फिर यहाँ पर है 1 + 1/n की होल पावर -n² का चेक करके बताएंगे कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। अब जब भी जो nth टर्म आपको गिवन होगी un, उसमें आपको पावर दिख जाती है कि n लगी हुई है या n की कोई भी फंक्शन लगा हुआ है, तो फिर आपके माइंड में रूट टेस्ट आ जाना चाहिए कि यहाँ पे आप क्या करेंगे कि लिमिट अप्लाई कर दें। इसमें मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रही हूँ। ये un है, इसके पावर 1/n लगाया तो n था n कैंसिल, ये लगा 1 + 1/n की पावर -n, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। दैट मीन्स ये लिमिट क्या आ जाएगी 1/e लेस देन 1 है, क्योंकि e क्या होता है 2.7 समथिंग, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 समथिंग आएगा, और 0 समथिंग का मीनिंग है लेस देन 1, और 1 से छोटा होने का मीनिंग है कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है। अब देखते हैं कुछ और टेस्ट नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे ये कुछ और टेस्ट है सीरीज को चेक करने के लिए कि वो कन्वर्जेंट हो गए डाइवर्जेंट हो गए। उसमें नंबर 1 है रेशो टेस्ट। तो हमेशा हम हर सीरीज पे यही अप्लाई करके देखते हैं रेशो टेस्ट। अगर un की पावर में कुछ n है तब तो आपको रूट टेस्ट लगाना होगा, जस्ट इससे पहले हमने देखा। या फिर un की लिमिट आपको 0 नहीं मिलती है तो आप वैसे भी बोल देंगे डाइवर्जेंट है। बट अगर लिमिट 0 मिलती है तो फिर आपको ये टेस्ट लगा के देखने पड़ते हैं और चेक करना पड़ता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा रेशो टेस्ट, जिसको डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट भी हम कहते हैं। अभी रेशो टेस्ट में करना क्या होगा कि लेट समेशन un बी पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un + 1/un = l आ जाए। कि कोई आपको सीरीज गिवन है तो इसकी n+1 टर्म को और इसकी nth टर्म को यदि डिवाइड करके लिमिट निकालते हैं वो माना l मिल जाती है। तो फिर इस l पे कंडीशन लगी है कि l की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी ये कोई नेगेटिव या 1 से कोई छोटी वैल्यू मिल जाती है तो हम बोलेंगे सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर 1 से बड़ी वैल्यू मिलती है तो डाइवर्जेंट है। बट यदि l = 1 मिल जाएगा तो फिर हमें आगे भी चेक करना होगा, हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। फिर उसके बाद आता है राबेट टेस्ट। तो l = 1 आने पर आपको राबेट टेस्ट लगाना पड़ता है। यदि un + 1/un मिला था, इसमें से 1 को माइनस करके n से मल्टीप्लाई करके लिमिट अप्लाई करनी होती है। अब वो जो लिमिट वापस से l मिल जाती है, और इस l पे भी कंडीशन है सेम। यदि l लेस देन 1 है तो राबेट टेस्ट आप बोलेंगे कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगर l ग्रेटर देन 1 है तो फिर आप इस टेस्ट से बोलेंगे कि सीरीज डाइवर्जेंट है, और l = 1 हो जाता है तो फिर से ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसे इसमें कई सारे टेस्ट है जो बड़े बड़े हैं, आगे ये वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, इनको लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं फिर n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए इतने बड़े बड़े टेस्ट। तो जो कॉमन टेस्ट है, जो बिल्कुल जनरल टेस्ट है, जो जिनसे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए दोनों। और फिर एक और टेस्ट होता है गोस्ट टेस्ट। तो जो गोस्ट टेस्ट होता है वो इन सबसे तो डिफरेंट है। क्या गिवन है कि लेट समेशन un बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कोई पॉजिटिव नंबर्स होंगे a एंड b,
एंड अ बाउंडेड सीक्वेंस वी एन सच दैट, कि अगर आपने यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू निकाली और वो आपको मिल जाती है 1 प्लस ए अपॉन एन प्लस बी एन अपॉन एन की पावर 1 प्लस बी। बी क्या है यहाँ पे? कोई भी रियल नंबर। तो फिर ये ए यहाँ पे गिवन है, इस ए के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, कि यदि ये जो ए है वो 1 से बड़ा है तो आप बोलेंगे कि सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। और यदि ए क्या है? 1 से छोटा या 1 के बराबर भी है तो सीरीज क्या बन जाएगी? डाइवर्जेंट। किससे? बाय गॉस टेस्ट। तो ये यहाँ पे सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और कुछ टेस्ट थे, जिसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो स्टार्टिंग में मैंने करवाया था आपको, कि यूएन की लिमिट निकालते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो भी इम्पोर्टेंट है, पी सीरीज है। तो सीरीज में तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें सब यहाँ पर कवर करवा दी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं टोपोलॉजी पे बनाऊँगी, कि रियल एनालिसिस की टोपोलॉजी होती है जिसमें लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट और भी इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं, वो कवर करेंगे हम पूरी टोपोलॉजी में, और साथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। और जो कल पेपर दे के आया है वो प्लीज़ अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि जितना मैंने इसमें से पढ़ाया है इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन आया है या किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन, तो उससे हेल्प मिलेगी हमें और आगे भी पढ़ने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू।